राहुल गांधी 60 साल के हो गए हैं। एक मजबूत नेता के रूप में कांग्रेस के लोग उनको पेश कर रहे हैं। परशुराम बना दिया, फरसा थमा दिया कि दुश्मनों को मार डालेंगे, काट डालेंगे परशुराम की तरह। भाजपा कह रही है कि भाई वो हिंदू धर्म का अपमान है, ये है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। परशुराम के रूप में पेश करने का मतलब यह है कि अब विपक्षियों की खैर नहीं है। राहुल जी ने फरसा जो है थाम लिया है परशुराम का, परशुराम के अवतार हो गए हैं वो। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसके ही लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन की दो पार्टियों के निकलने की बात हो गई है। एक पार्टी के लिए तो कांग्रेस खुद करेगी, उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब निकालते नहीं निकालते हैं अलग बात है, लेकिन आज उनके जन्मदिन पे इस बात की बड़ी जबरदस्त चर्चा हो गई है कि एक पार्टी को वो खुद निकाल देंगे। और दूसरी पार्टी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है, कहा कि बाहर में जाओ, तुम्हारी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। और इंडिया गठबंधन की बैठक में उस पार्टी ने कहा भी। और ये तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी की जो पूरी पॉलिटिक्स है और विपक्ष जिससे बिखर रहा है, कमजोर हो रहा है, तमाम पार्टियां जो हैं या तो इंडिया गठबंधन की टूट रही हैं या इंडिया गठबंधन से बाहर हो रही हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी कैसे मजबूत हो रहे हैं। क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि अकेले दम पर वो पूरे देश में चुनाव लड़के और भाजपा को हरा दे? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उम्मीद की किरण कहां है, अगली रणनीति क्या है? और ये जब कार्यक्रम अभी पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो आपको वो सब चीजें समझ में आएगी कि आखिर राहुल गांधी किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो बात शुरू हुई है अब जो बिखराव है, पहले के बिखराव की चर्चा एक बार कर लेते हैं। जैसे इंडिया गठबंधन की जो ममता बनर्जी है वो हारी, उनके बाद उनकी पार्टी बिखर रही है। 28 में से 20 सांसद जो हैं वो छोड़ के अलग वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में वो मर्ज कर लिया अपने आप को। अब केवल 8 सांसद बच गए हैं, यानी कि 20 सांसद जो है इंडिया गठबंधन का वहां से कम हो गया। 22 सांसद वाली पार्टी जो है डीएमके वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई क्योंकि कांग्रेस ने उनको धोखा दे दिया। जिस विजय जोसेफ से उन्होंने हाथ मिलाया है उसके कोई भी सांसद अभी नहीं है, तो इस वक्त तो बिल्कुल कमजोर है। 2029 में अगर वो चुनाव होता है लोकसभा का तो उसमें जोसेफ का क्या जलवा होता है 3 साल बाद, वो देखने की बात होगी। तीसरा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है वो 6 सांसद उसके बाहर हो रहे हैं। सिर्फ औपचारिकता रह गई है उसको मान्यता देने की, यानी कि बिल्कुल बिखरता हुआ विपक्ष है। वहीं अमित शाह जो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार जो है महिला आरक्षण और परिसीमन का विधेयक जो आएगा वो इस बार की बार 400 पार पहुंचा देंगे। समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं संकेत जो मिल रहा है वहां से कि महिला आरक्षण और परिसीमन का वो समर्थन करेगी इंडिया ब्लॉक से, मतलब कांग्रेस को अलग छोड़ देगी वो। और उसको लेके इमरान मसूद के जो भाषण आए कि भाई हम तो पूरे 403 सीटों पे लड़ेंगे, वहां भी वो अपने आप ताल ठोक रहे हैं। यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा मतलब विपक्ष जो है वो बिखर रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियां जो है कमजोर हो रही हैं या उससे अलग हो रही हैं। लेकिन जो राहुल गांधी के लोग हैं वो यही समझा रहे हैं कि बहुत मजबूत हो रहा है। आप मतलब ये बहुत तमाम विपक्षी दलों का बिखरना, खत्म होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा सुअवसर है। ये राहुल गांधी के करीबी उनको समझाने में लगे हैं कि अगर ममता बनर्जी खत्म हो गई पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस के रिवाइवल की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो वहां पे ममता बनर्जी की जगह ले लेगी। और अगर आरजेडी खत्म हुई तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस के लिए वहां जगह बन जाएगी और फिर ब्राह्मण और दलित और ये वो सब वहां पे वोट दे देंगे। वैसे कुछ सपा के लिए भी सोच रहे होंगे, वैसे समझौता होगा कि अंतिम समय में नहीं होता है, लेकिन कल इमरान मसूद ने जो जितना कुछ बोला और जिस ढंग से है वो मुझे लगता है कि काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और कहीं बिहार वाली स्थिति न होगी, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो जाए और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो हैं वो कांग्रेस को कम सीटों पे देना चाहें, वो झगड़ा चलेगा वहां, वो देखना है, वो अभी उस पर कुछ नहीं कहा सकता है। और ऐसे ही ये कि अगर डीएमके खत्म हो गई
तो कोई बात नहीं, एक ऐसी पार्टी वहां पे जोसेफ विजय की बनी है टीवी के, जिसकी सरकार में हम शामिल हैं, वो लोकप्रिय है और इस ढंग से पहली बार में इतना लाया है, तो अगली बार वहां से हम साथ लड़के लड़ेंगे तो वहां से हमारी सीटें आएंगी, भले डीएमके खत्म हो जाए। ये इनका जो है वो इस ढंग से प्लान है और उनको लोग समझा रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझा रहे हैं लोग कि जहां आप लड़ते हो, जहां आपकी सीधी लड़ाई है, जहां आप मजबूत हो, वहां भाजपा को नहीं हरा पा रहे हो। जहां आपका 25-30 साल से कोई संगठन ही नहीं है, वहां कैसे हरा दोगे? अगर आरजेडी खत्म हो गई, आपने अलग वहां कर लिया, या टीएमसी खत्म हो गई, तो कैसे मजबूत हो जाओगे? और एक जो मजबूत आपका जो अभी वहां है दोस्त झारखंड में, जो इंडिया ब्लॉक में है, शिबू सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने तो बिल्कुल एकदम इंडिया गठबंधन की बैठक में नाराजगी जताई थी कि भाई अगर आप राज्यसभा का उम्मीदवार खड़े कर रहे हो तो हमसे तो कंसल्ट तो करोगे ना। आप कंसल्ट ही नहीं करते हो, आप दे देते हो। और अब जिस ढंग से बातें आ रही हैं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस के अपने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, कुछ कह रहे हैं कि जेएमएम ने कर दी। तो जेएमएम ने तो पहले ही संकेत लगभग 7-8 महीने से मिल रहे हैं, किस बात पे अटका है वो नहीं पता है, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी वक्त कभी भी इंडिया ब्लॉक में शामिल, इंडिया ब्लॉक कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, एनडीए में शामिल हो सकता है। किसी भी वक्त एनडीए में झारखंड मुक्ति मोर्चा आ सकता है। और ये संकेत दे रहे हैं, कुछ चीजों के लिए कुछ बातचीत हो रही होगी, उसके लिए अटकी पड़ी होगी। वहां एक बड़ा विपक्ष के रूप में भाजपा भी मजबूत पार्टी है, तो वो भी बिल्कुल एकदम साइडलाइन कांग्रेस की तरह कम सीटों पर लड़के काम चलाएगी नहीं। वो चाहेगी कि लगभग बराबर, मतलब छोटी हिस्सेदारी नहीं, लेकिन ठीक ठाक उसको हिस्सा मिले, वहां पे लोकसभा की सीटें भी मिले, विधानसभा की सीटें भी मिले। ये तमाम चीजें हो रही हो, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो संकेत मिल रहा है कि वो कभी भी इंडिया ब्लॉक में, इंडिया ब्लॉक छोड़ के और एनडीए में वो आ सकता है। तो आपका वहां भी खत्म हो गया। जिन राज्यों में आप हैं वहां आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये एक तरह से जिस ढंग से जेनजी की तरफ आया है, और पिछले कुछ महीनों में आप देखें कि 2019 का पूरा इलेक्शन जो था वो करप्शन पे था, राहुल गांधी का, और उन्होंने जो है चौकीदार चोर के सहारे हराने की कोशिश की, वो फेल हो गया। उसके बाद करप्शन का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, उस ढंग से नहीं। अडानी का कह रहे हैं कि फेवर कर अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, लेकिन करप्शन भारत सरकार, मतलब मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो वो खत्म हो गया। 2024 का इलेक्शन जो था पूरा ओबीसी और जाति जनगणना पे था, संविधान बदल देने पे था। और वो संविधान बदल देने की बात और जाति जनगणना की बात की जो चीजें थी, वो बहुत कुछ चल नहीं पाई, वो भी फेल हुआ। और अब सरकार ने, अमित शाह ने कर दिया कि हम जाति जनगणना तो हम ही करवा रहे हैं, और अब फरवरी में जो है 6 महीने बाद जाति जनगणना हो भी जाएगी सेंसस के साथ साथ। पहली बार, आजादी के बाद पहली बार जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना भी होगी। तो ये वो मुद्दा भी खत्म हो गया। अब जो मुद्दा आया है वो एकमात्र टिक गया है कि जेनजी कुछ परेशान है। इनको ये मतलब बताया गया इन लोगों को कि अगर जेनजी खड़ा हो जाए, चुनावी रणनीति में तो आप हरा नहीं सकते हैं भाजपा को, और पूरे देश में हराना वो संभव नहीं है। ये मान बैठे हैं एक तरह से। जो रामचंद्र गुहा जो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को हटना चाहिए, वो इसलिए लिख रहे हैं कि वो ये एक पूरा का पूरा तबका मान गया है कि राहुल गांधी से अब नहीं हो पाएगा, तो अब कोई नया नेतृत्व चाहिए, तभी विपक्ष को होगा, कोई नई चीज दिशा मिलेगी, नई एनर्जी मिलेगी। तो ये एक यूथ पे अब उनका फोकस है राहुल गांधी का। और जो यूथ वाला जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो कोटा गए थे, जो पटना जाना है, बाकी राज्यों में जाना है, जन्मदिन पे जो रोजगार फेयर लगाने की बात हुई है कि युवाओं को रोजगार हम देंगे, वहां पे कंपनियां आ रही हैं, वहां पे उनकी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे,
तो ये तमाम चीजें जो है वो कर रहे हैं सिर्फ यूथ के बीच में पैठ बढ़ाने के लिए। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि यूथ को जिस ढंग से बाहर आना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ, वो यूथ आ नहीं रही है। पता नहीं राहुल गांधी के साथ में कितना वो जुड़ता है, क्योंकि जो कांग्रेस जनता पार्टी थी वो नीट पेपर लीक पे ही बनी थी और उसी का परिणाम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इसी मुद्दों को लेके उसने धरना प्रदर्शन शुरू किया था कि हम शुरू करेंगे धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद वो लगा कि हम फिर दोबारा आएंगे, लेकिन वो यूथ जुड़ नहीं रहा है। यूथ को भी आज भी यूथ को ज्यादा भरोसा जो है वो मोदी सरकार पे है। अब राहुल गांधी के लोग जो है उनको समझा रहे हैं कि नहीं, अब यूथ को आपके साथ आ सकता है, एक कोई चिंगारी मिल गई। और जो राहुल गांधी खुद समझ रहे हैं कि अगर अगले साल तक संकट बढ़ा, महंगाई बढ़ी, सरकार की मुश्किलें आई और जो जेनजी है वो क्रांति कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और राहुल गांधी, मतलब अगर कोई आंदोलन नहीं होता है, जन आंदोलन नहीं होता है, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, क्या होगा? और एक कमजोर विपक्ष के साथ, जिसमें विपक्षी दलों के या तो पार्टियां कमजोर हो गई या राहुल गांधी से अलग हो गई, वो एनडीए के साथ चली गई, तो राजनीति की दिशा आगे कैसे क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल जो है राहुल गांधी के जन्मदिन पे उठ के खड़ा हो रहा है। कांग्रेस को कुछ विकल्प के रूप में देखना पड़ेगा। प्रियंका गांधी हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। वैसे कांग्रेस में अभी जो 2 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, डीके शिव कुमार कर्नाटक में, और जो सतीशन जो बने हैं केरल में, उसमें तो लगा है कि राहुल गांधी किनारे हो रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स में ही राहुल गांधी साइडलाइन हो गए। राहुल गांधी की पसंद जो थी, और लगातार वो दबाव बना के चल रहे थे, डीके शिव कुमार को समझा रहे थे कि अभी रुको, और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के रूप में थे, वो वहां बने हुए थे। लेकिन डीके शिव कुमार ने प्रियंका गांधी से संपर्क किया, वहां उन तक अपनी बात पहुंचाई, और अंत में प्रियंका गांधी ने वहां पे मुख्यमंत्री बदलने के लिए सबको सहमत कर लिया, सोनिया गांधी को बना लिया, और राहुल गांधी को बात माननी पड़ गई। वैसे केरल में जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो हुआ कि भाई राहुल गांधी के सबसे करीबी जो हैं महासचिव, वो बनेंगे। जो वहां 140 की विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक हैं 90 के आसपास, उन विधायकों में से अधिकांश जो हैं वो इनके जो महासचिव हैं उनको पसंद करते हैं। लेकिन वहां जो है प्रियंका गांधी आगे आई और वेणुगोपाल को पीछे हटना पड़ गया, और वेणुगोपाल जब पीछे हटे तो सतीशन बन गए, वहां प्रियंका गांधी की चली। तो अगर 2 मुख्यमंत्री बनाने में प्रियंका गांधी की चल रही है, तो यह संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं से राहुल गांधी जो हैं वो भी कांग्रेस में कमजोर पड़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।